लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। माय नेम इज शुएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस क्लास 10 लेसन ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो हमारा आज का नया और अच्छा सा टॉपिक क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप सब सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना, कि ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है और कैसा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है, गोल गोल घूमने लगता है ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से। तो न्यूटन साहब क्या कह करके गए? तो हमने देखे थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है। जैसे जैसे मास बढ़े वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़े, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन घट जाए, कम हो जाए। तो वो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था जो न्यूटन ने बना करके गया है। अब लेकिन डिस्टेंस के बढ़ने पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे कम होती है? डिस्टेंस के बढ़ने पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे कम होती है? तो यह उनको समझ नहीं आया था। इसके लिए उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन की मदद ली। किसकी मदद ली? सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन की मदद ली। किसको समझने के लिए? कि डिस्टेंस के बढ़ने पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह से कम होती है। तो उसको पता करने के लिए उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन की मदद ली। तो ये तो देख लिए थे उन्होंने कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, है ना, मासेस ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उल्टा होती है। लेकिन मासेस के साथ इसका मामला अलग होता है। अगर मास बढ़ते जाए, है ना, अगर मास बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ती है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होती है। डिस्टेंस के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मामला उल्टा है और मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह चीज इस पर डिपेंड होगी। मास अगर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ती है। तो ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, उसमें हमने देख लिए। तो अब हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद ली, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है भाई वहां पर। तो हम निकालने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो उसकी वैल्यू। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स इक्वल टू एम ए के, और न्यूटन का सेकेंड लॉ भी है ये, लॉ ऑफ मोशन का, कि किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है और एक्सेलरेशन है तो उसके पास क्या चीज होती है? फोर्स होती है। वो फोर्स लगाएगा। जैसे कि हमारे पास यहां एक ऑब्जेक्ट है, एक बस है खड़ी हुई, और इस बस का मास है ना, और ये बस दौड़ते हुए जा रही है, मोशन है उसके पास, वेलोसिटी है उसके पास। तो अब वो जो बस जा रही है, खाली जा रही वो बस,
लॉकडाउन में कौन बैठेगा? वायरस के अलावा दौड़ते हुए जिसका कुछ मास है, तो जाते समय उसकी जो मोशन है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा, कुछ बदल आया होगा समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे जा रही है। तो वेलोसिटी में अगर बदल है, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब वहां क्या चीज पैदा हो गई? जी बिल्कुल, एक्सेलरेशन। जब जब वेलोसिटी में बदल आता है तब तब एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं। चेंज है अगर वेलोसिटी में, तो इसका मतलब वहां क्या चीज पैदा हो गई? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये जो बस जा रही है ये एक्सेलरेट करते हुए जा रही है, उसके पास एक्सेलरेशन है। तो जिस चीज के पास मास हो, जिस ऑब्जेक्ट के पास, यानी ये बस के पास मास है, बस के पास एक्सेलरेशन भी है, इसका मतलब ये बस के पास फोर्स भी है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी में बदल है, वेलोसिटी है, तो वो लगा रही है फोर्स, फोर्स है उसके पास बिल्कुल। तो यहां ए के बदले हम वी लिख सकते हैं, यहां ए के बदले क्या लिख सकते हैं? वी लिख सकते हैं। तो ये एफ इक्वल टू एम वी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए के बदले वी, वेलोसिटी में बदल आया तो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। तो अच्छा, फिर बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ये जिसके पास मास होगा कुछ तो भी, ये घूम रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में। कैसी मोशन कर रहा? सर्कुलर कर रहा। तो इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी में बदल होता है। क्यों? यहां इसलिए कि डायरेक्शन चेंज होता है। जब जब डायरेक्शन चेंज होता है तब तब वहां वेलोसिटी में बदल होता है, और जब जब वेलोसिटी में बदल होगा तब तब एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। हाँ, वेलोसिटी में चेंज तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। तो यहां इस मास के पास एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेट करते हुए यहां यह दौड़ रहा है। लेकिन एक चीज है ना, इसमें, इसके एक्सेलरेशन में और इसके एक्सेलरेशन में फर्क। ये जो बस जा रही है एक्सेलरेट करते हुए, ये एक डायरेक्शन में जा रही, और इसका डायरेक्शन तो भाई सर्कुलर हो गया। कैसा हो? इसका स्ट्रेट, इसका सर्कुलर। देखो, मास इसके पास भी है, वेलोसिटी में बदल इसके पास भी है, वेलोसिटी में बदल यानी इसके पास एक्सेलरेशन भी है। तो मास भी है, एक्सेलरेशन भी, यानी ये भी फोर्स लगा रहा है, ये बस भी फोर्स लगा रही। लेकिन फर्क ये है, दोनों के फोर्स के फॉर्मूले में फर्क होगा। इसका फॉर्मूला भाई स्ट्रेट डायरेक्शन के लिए फोर्स इक्वल टू एम ई, फोर्स इक्वल टू एम ई। किसके लिए? स्ट्रेट डायरेक्शन के लिए। लेकिन सर्कुलर डायरेक्शन है अगर, उसमें अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग होंगी। जी, सर्कल में एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r होती है, v नहीं होती। v होंगी वो तब जब वो सीधा चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा। तो यहां ये जो ऑब्जेक्ट है मास और एक्सेलरेट करते हुए जा रहा, लेकिन साथ साथ एक चीज लेकर के घूम रहा। क्या? रेडियस। देखो ये r, तो ये रेडियस लेकर के घूम रहा है ना, रेडियस लेकर के घूम रहा भाई। तो इस ऑब्जेक्ट के पास रेडियस है r। तो सर्कल में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r।
यहां होंगी ओनली v, यहां कोई r बार और कोई रेडियस नहीं होगा। ये थोड़ी सर्कल में घूम रहा है भाई। तो सर्कल में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v² अपॉन r। ऑब्जेक्ट रेडियस लेकर के घूमता है, साथ में क्या चल रहा है उसके, रेडियस। तो स्टूडेंट अब ये जो v है स्पीड है ना, तो ये जो स्पीड है ना वेलोसिटी v, जरा उसकी बात करते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो स्पीड है, अगर हमको इसकी स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है उसकी, वेलोसिटी। तो ये देखो यहां से लेके यहां तक के ये एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, क्या चीज ट्रैवलिंग कर रहा भाई, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पूरा, यहां आ गया। और इस डिस्टेंस ट्रैवल करने को इसने टाइम भी लिया होगा। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये, यहां से लेके यहां तक, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, और उस टोटल ट्रैवल डिस्टेंस को जितना भी उसको टाइम लगेगा, समय वक्त, उससे करना होगा डिवाइड। तो स्पीड निकल करके आ जाएंगी। यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, जितना भी उसने टाइम लिया, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो यहां इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो सीधी सीधी है। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा भाई, ये तो गोल है ना, सर्कल है, एक सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है 2πr। यहां डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर रहा, वो सरकमफेरेंस, क्या चीज ट्रैवल कर रहा है यहां पर मैं, डिस्टेंस, वो सरकमफेरेंस। चलिए यहां डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर रहा है, सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है 2πr, और उस डिस्टेंस ट्रैवल करने को लगा होगा टाइम, यानी स्पीड जो हमारे पास निकल करके आएंगी v, वो क्या निकल के आएंगी, v इक्वल टू 2πr अपॉन t। तो सरकमफेरेंस के लिए स्पीड v की वैल्यू हमारे सामने निकल करके आती है 2πr अपॉन t। अब इस v की वैल्यू को हम इस v की जगह ये वाला v, ठीक है, यहां पर रखते हैं इस फॉर्मूले में। ये v की वैल्यू को कहां रखते हैं, इस फॉर्मूले में, इस v की जगह पर। चलो ये फॉर्मूला हमने उठाए यहां से और यहां लाके रख दिए, ठीक है। और इस फॉर्मूले में इस v की जगह ये वैल्यू हम रख देते हैं 2πr अपॉन t, ठीक है। तो रख दिए 2πr अपॉन t, पूरा स्क्वायर दे दो इसको, v का स्क्वायर है तो इसको पूरे को क्या दे दो, स्क्वायर दे दो। चलिए क्या बात। अब अपॉन में r है, r दे दो, ठीक है। अब ये r जो है ना डिवाइड के भी डिवाइड में है, 2πr अपॉन t अपॉन r, डिवाइड के भी डिवाइड में है। तो ये चीज यहां से हटाओ, ये डिवाइड में जो r लगा है ना, इसको यहां से ऐसा लेकर जाओ यहां पर, तो t के बगल में चले गया वो मल्टीप्लाई में, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, स्क्वायर लगा है ना, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो पूरे ब्रैकेट के साथ। चलो तो 2 2 जा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर,
आर का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। अब ये आर हमने यहां से लेके गए थे, यहां ला लिए, ये हो गया आर इंटू टी स्क्वायर। अब ये आर से ये स्क्वायर मर गया, खत्म, फिनिश। आर से स्क्वायर कैंसल, क्या चीज बची है हमारे पास, जो चीज बची है उसको यहां लिख लो, एफ इक्वल टू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, यहां पर मैं हमने लिख ली। चलिए अब एक चीज यहां पर मैं देखो, आर अपॉन टी स्क्वायर, यहां पर न्यूटन ने केपलर के लॉ की हेल्प लिया, जो केपलर का तीसरा लॉ था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल होता है के कांस्टेंट के, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल होता है के, और के होता है कांस्टेंट, वो नहीं बदलता है किसी भी प्लैनेट्स के लिए। तो केपलर साहब के लॉ की न्यूटन ने हेल्प लिया है ना। तो अब हम इस इक्वेशन को, ये स्टेप्स को, ये वाली m इंटू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं आर स्क्वायर से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। तो हमने ये वाली स्टेप्स उठाए यहां से और यहां ला करके रख दिए, और उसको आर स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां रखें तो आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस आर से, और ये आर स्क्वायर यहां से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर से। तो इसको लेकर आ जाओ यहां पर और इसको इसके साथ कर, तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर क्यूब, और ये आ जाएगा इसके बगल में इधर। तो अगली स्टेप हमको मिलती है एफ इक्वल टू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो अब ये चीज देखो, ये डब्बे के अंदर में जो लिखा ना मैंने, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, अब ये चीज आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इसको देखो और इसको देखो, ये चीज को, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, उल्टा। ये टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, तो ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, जो कि केपलर का तीसरा लॉ है, कानून, ये अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल है के अपॉन 1 के, किसके, के अपॉन 1 के, तो ये किसके इक्वल होगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, जी बिल्कुल 1 अपॉन के, उल्टा है ना, उल्टा। ये अगर के अपॉन 1 है तो ये क्या होगा, 1 अपॉन के। तो अब हम यहां पर इस स्टेप में आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन के, क्या रखेंगे, 1 अपॉन के। चलो अब क्या करो, इतने ये पूरे भाग को, ये जितना भी दिख रहा है ना, 4m पाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के। अब यहां 1 रखो ना रखो, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक स्टेप तैयार हुई, f इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर इंटू के। अब एक चीज, यहां के डिवाइड में है, आर स्क्वायर डिवाइड में है, और यहां गौर करो, ये सारी चीजें, ये 4, ये m, ये पाई स्क्वायर, ये k, ये सारी चीजें यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये नहीं बदलती, सिर्फ आर स्क्वायर को छोड़कर। मैंने इसको बॉक्स में लिखा हूं, इंडिकेट हाईलाइट किया हूं कि यहां 4m पाई स्क्वायर और k, ये सारे के सारे वैल्यू, ये सबके सब यहां पर कांस्टेंट है, सिर्फ आर स्क्वायर को छोड़कर, ये सब कांस्टेंट है। तो ये अगर कांस्टेंट है, यानी
इसका मतलब क्या हो गया? और आर स्क्वायर लगा हुआ है आपका डिवाइड में, उल्टा है, नीचे में लगा है, यानी ये चीज बढ़ने वाली है, ये चीज बढ़ने वाली है तो ये चीज घटने वाली है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि डिवाइड में अगर कोई चीज बढ़ती है तो आंसर हमेशा छोटा आएगा, तो ये अगर बढ़ेंगी तो ये घटने वाली है। तो कितना घटेंगी, कितना कम होंगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ये, कि स्क्वायर ऑफ द रेडियस अगर बढ़ता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होती जाएंगी। तो हमने ये देखें। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा आज का। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो बिल्कुल हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वो क्या होता है ना, बेल आइकन, उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को जी। तो अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। तो लेते हैं तब तक के लिए विदा।